वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सिक्योरिटीज एक्ट 2015 में सेक्शन 88 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कमीशन को अप्रूवल के लिए जो कॉपी है वो कैसे सबमिट करवानी है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। फिर न्यूज़पेपर में उसकी पब्लिकेशन की एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है और रिक्वायरमेंट है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉपीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल करनी होती हैं फ्री ऑफ चार्ज, तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल करनी है और किस टाइम से किस टाइम तक कंपनी की वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस को अपलोडेड रखना है। और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ इस सिलसिले में, जो सर्कुलेशन और पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स पर वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अप्रूवल फ्रॉम कमीशन की अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लॉ ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और पब्लिश प्रॉस्पेक्टस, चाहे वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो, चाहे वो सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस हो, यानी प्रॉस्पेक्टस इन एनी फॉर्म, अनटिल इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन। यानी लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अगर इशू, सर्कुलेट या पब्लिश करना है तो पहले एससीसीपी से अप्रूवल होना चाहिए। अब अप्रूवल के लिए कॉपी कैसे जमा करवाई जाएगी, उसका भी टाइम लिमिट है कि इशूअर यानी कंपनी और द ऑफरर यानी वो पर्सन जो पब्लिक को वो शेयर्स वगैरह ऑफर कर रहा है, shall submit a copy to the commission for approval not less than 21 days before the proposed date of publication of the prospectus। तो कम से कम 21 दिन पहले आपने जमा करवाना है। 25 दिन पहले भी करवा सकते हैं, 30 दिन पहले भी करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रपोज पब्लिकेशन डेट है वो है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई में से आप 21 डेज लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से पहले आपको जो है इसको कमीशन के पास जमा करवाना चाहिए, जो आपकी प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन हो। यानी आपने एससीसीपी को कम से कम 21 डेज का टाइम देना है, जिसमें वो ये फैसला कर सकें कि इस प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करें या ना करें। तो एससीसीपी के पास 21 डेज का टाइम पीरियड का मार्जिन होना इस सिलसिले में ज़रूरी है। तो ये टाइम लिमिट भी आ गई। इसके बाद है पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। तो पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर पर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि व्हेन अ पब्लिक ऑफर इज मेड इन पाकिस्तान, द इशूअर, वंस अगेन इशूअर मतलब कंपनी, और ऑफरर शैल पब्लिश द प्रॉस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट, यानी पूरी की पूरी प्रॉस्पेक्टस। अच्छा, नॉर्मली ये जो न्यूज़पेपर में जब पब्लिश करना है तो पूरी की पूरी प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि प्रॉस्पेक्टस तो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का भी बाजू का डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो उसको एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करना बड़ी अजीब सा मुश्किल काम होता है। तो लॉ अलाउ करता है कि उसको एब्रिज फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। रेगुलेशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि एब्रिज फॉर्म बेसिकली समराइज फॉर्म, कि कौन कौन सी चीजें समरी फॉर्म के अंदर भी शामिल करना लाजमी होगा, वो भी रेगुलेशन के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। तो फुल टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, एब्रिज फॉर्म में भी कर सकते हैं, एटलीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। यहां पर ध्यान में रखना है, मैगजीन नहीं, मंथली मैगजीन नहीं, फोर्टनाइटली मैगजीन वगैरह नहीं, डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक उर्दू और एक इंग्लिश, जब आप कहां कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं। फिर इसकी टाइम लिमिट भी है कि प्रॉस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स लेस देन 7 डेज और मोर देन 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी अब अगर इसमें हम दो बातें देखते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो डेट जिस दिन पर लोग एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट कंपनी के शेयर्स के लिए जमा करवा सकते हैं, उसका जो पहला दिन होता है उसको कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो जो पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर है वो जाहिर बात है उससे पहले होगी और पब्लिक सब्सक्रिप्शन बाद में हो रही होगी, तो दोनों के दरमियान कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज का गैप होना चाहिए। अब ये दोनों तरफ गैप क्यों रखे गए, मिनिमम 7 डेज भी और मोर देन 30 डेज भी। 7 डेज का गैप लेस देन 7 डेज ना हो तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 7 दिन क्यों रखे गए, इसलिए रखे गए कि इतना टाइम पीरियड 7 डेज का कम से कम एक पर्सन के पास हो कि जब वो न्यूज़पेपर में से चीज़ें देखता है तो उसके बाद फॉर्म जमा करवाने तक उसके पास 7 डेज का टाइम हो, जिसमें वो किसी से मशवरा लेना चाहता है, एडवाइस लेना चाहता है, कंसल्टेंसी लेना चाहता है, इवेल्युएट करना चाहता है, अपनी डिसीजन पे सोचना चाहता है, तो वो ये सब काम कर सके। और मैक्सिमम 30 डेज तक की लिमिट रखी कि जी 30 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। वो इसलिए रखी कि अगर जितना ज्यादा गैप होता जाएगा
उतना प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन में और रियल जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है उसमें डिफरेंस आता जाएगा। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड इंफॉर्मेशन ना हो। अब अगर हम जनवरी में एक प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर रहे हैं और फिर शेयर के जो फॉर्म जमा होने हैं वो दिसंबर में होने हैं, तो 12 महीने में तो कंपनी के बारे में बहुत कुछ बदल चुका होगा। ऐसे में हो सकता है कि लोगों की डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाए, तो वो इंफॉर्मेशन फिर अपडेटेड नहीं रहती, रेलिवेंट नहीं रहती, आउटडेट हो जाती है। तो इसलिए लॉ ने एक अच्छा ये सिस्टम बनाया कि कम से कम इतना टाइम भी मिले लोगों को कि वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें, लेकिन इतना ज़्यादा गैप भी ना हो कि फिर एक इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट ही ना हो और आउटडेटेड हो चुकी हो। तो ये पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर के लिए टाइम लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया। फिर रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज की के इशूअर और द ऑफरर। वंस अगेन इशूअर मतलब कंपनी, और ऑफरर अगर उनके अलावा कोई शख्स जो अपने मेजर शेयर होल्डिंग पब्लिक को ऑफर कर रहा है, शैल मेक अवेलेबल सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब ये है कि कॉपीज खत्म नहीं होनी चाहिए, ऑफ द प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन, यानी वो कॉपीज जो एसईसीपी से अप्रूव हुई हैं उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी, और ये फ्री ऑफ चार्ज होगी, यानी इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। कब से कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर टिल द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है कि जब लोग एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, जो एप्लीकेशन जमा करवाने की लास्ट डेट होती है वो क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन होती है। अमूमन टोटल डेज जो अलाउ किए जाते हैं वो 2 से 3 होते हैं। तो जिस दिन स्टार्ट हो रहा होता है उसको ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और जो लास्ट डे होता है उसको क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कंपनीज ने एक ही दिन अलाउ किया है, तो वही डेट ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन भी था, वही डेट क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन भी था। तो पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर से लेके सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग तक सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करनी है। कहां? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, यानी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ द कंट्री जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, बैंकर टू द इशू। बैंकर टू द इशू, हर बैंक बैंकर टू द इशू नहीं होता। कंपनी ने 1 या 2 या 3 बैंक्स के साथ अरेंजमेंट किया होता है जो कंपनी के बिहाफ पर प्रोस्पेक्टस के मुताबिक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, उसके क्रॉस चेक पेमेंट वगैरह को एक्सेप्ट करते हैं और कंपनी के अकाउंट में उसको जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ये जिनको कंपनी ने अप्रूव किया हुआ होता है इस सिस्टम के लिए, वो वाले जो बैंक्स होते हैं वो बैंकर्स टू द इशू होते हैं। फिर कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, हमने एक सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि उनका इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए, जो कि उन कंपनीज में जो शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, ट्रांसफर वगैरह, उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उनके पास कंसर्न बैलेटर, क्योंकि जब ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो एक बैलेटिंग होती है, यानी कुरंदाजी होती है। तो उसमें जब ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं और कंपनी उतने शेयर इशू नहीं कर सकती, तो फिर कुरंदाजी होती है, उसमें से वो कुरंदाजी करके सक्सेसफुल जो एप्लीकेशन हैं उनको अलग किया जाता है और अनसक्सेसफुल को अलग किया जाता है। तो वो जो बैलेटर जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैलेटिंग की, तो उनके पास भी सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज मौजूद होने चाहिए। फिर एक कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर इफ एनी, ये अमूमन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हर कंपनी में रेलिवेंट नहीं होती, ये रेलिवेंट होती है बैंक्स में और दूसरे फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे एनबीएफसी, लीजिंग कंपनी, हाउस फाइनेंस कंपनीज वगैरह, इनमें तो उनकी क्रेडिट रेटिंग वो एजेंसी करके देती है कि ये कंपनी जो है किस हद तक अपने लोन टाइमली पे कर सकती है, किस हद तक इसकी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। तो अमूमन वो रेटिंग होती है A+, A-, BB- वगैरह इस तरह से। तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास भी, तो ये 6 प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 प्लेसेस पर सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर से लेकर सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगी, या तो और ये कैसे करेगी? फुल टेक्स्ट में करेगी, और उसका शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। और ये सिर्फ ये नहीं कि एक दिन के लिए अपलोड कर दिया और फिर हटा दिया, ये वहां पर अपलोडेड रहनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर से लेकर क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो यानी ये जो टाइम लिमिट है ये अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज के लिए भी सेम है और अपलोड ऑन वेबसाइट के लिए भी सेम है कि पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर से लेकर सब्सक्रिप्शन के लास्ट डेट तक होना चाहिए। फिर रिस्ट्रिक्शन लॉ एक लगाता है कि कोई भी पर्सन इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अब यहां पर देखें थोड़ी सी और बात आ गई, यानी आप टीवी पर आकर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी आकर जो है टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ कमीशन एन एडवर्टीजमेंट अदर देन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अलावा कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे एसईसीपी के अप्रूवल के बगैर, इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, जिसमें आप पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज को अनाउंस कर रहे हो, जिसके लिए प्रोस्पेक्टस चाहिए। भाई प्रोस्पेक्टस चाहिए तो पहले प्रोस्पेक्टस बननी चाहिए, उसका अप्रूवल लेना चाहिए, फिर आप वो कर सकते हैं।
और उसमें रूल ये है कि जिस चीज के लिए प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है उसका प्रोसीजर क्या होगा, कब कर सकते हैं। यानी अगर आप करना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज के लिए एडवर्टीजमेंट, इशूज, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और ऐसे काम है जिसमें प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसका प्रोसीजर ये होगा कि आपकी प्रोस्पेक्टस पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी हो और वो जो एडवर्टीजमेंट है वो एड्रेस प्रोवाइड करे जहां से आप उस प्रोस्पेक्टस को हासिल कर सकते हैं। टिपिकली क्या होता है कि वो कंपनीज अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी बता देती हैं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी बता देती हैं कि भाई जिसने वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस को देखना है वो वेबसाइट पर देख ले और जिसको फिजिकल फॉर्म में चाहिए वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस से हासिल कर ले। तो प्रोस्पेक्टस आपकी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हो, फिर आप ऐसी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और उस एडवर्टीजमेंट में दो चीजें आपने बड़ा क्लियरली मेंशन करनी है। बेसिकली एक चीज एड्रेस मेंशन करना है, तो एड्रेस दोनों मेंशन कर दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी और वेबसाइट का एड्रेस भी। फिर एक और रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि टर्म्स को वेरी नहीं करना, चेंज नहीं करना। इश्यूर ऑफर यानी कंपनी, as the case may be, shall not at any time vary the terms of the clauses stipulated in its prospectus except subject to the approval of the commission। SECP के अप्रूवल के बगैर जो उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की टर्म्स और दूसरी क्लासेस जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन की हुई हैं उनको चेंज नहीं करेंगे जब तक कि वो उस चेंज के लिए भी SECP का अप्रूवल ना ले लें। क्योंकि जब आपने प्रोस्पेक्टस में वो चीजें मेंशन की थी तो आपने किसका अप्रूवल लिया था, कमीशन का। अब अगर आप उनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर किसका अप्रूवल चाहिए, आपको कमीशन का यानी SECP का अप्रूवल चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी हमें सामने रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।